हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से। लगातार जारी है हमारी क्लासेस, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं उस सदी के बारे में, उस सेंचुरी के बारे में जिस टाइम जिस टाइम विभिन्न नवीन राज्यों का उदय देखने को मिला था। और वो सदी, वो सेंचुरी कौन सा है भाई? वो है 18वीं सदी। ठीक है। 18वीं सदी में जो भारत में नवीन राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है, नवीन राज्यों का जो उदय हुआ था उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य थे और क्या क्या चीजें थी, वो सब हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अरे सॉरी, आंख में कुछ लग गया है। अठारहवीं शताब्दी के नवीन राज्य, ठीक है, 18वीं शताब्दी के नवीन राज्य की बातें हम करेंगे। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं 18वीं शताब्दी में जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे क्या क्या बातें हैं उसकी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमें क्या देखना है, सबसे पहले उन चीजों को देखना है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। वो कौन कौन सी चीज है भाई जिसके बारे में हमें पढ़ना है? तो वो है आपका सबसे फर्स्ट, यहाँ हम देखेंगे इनका परिचय देखेंगे। कहने का मतलब 18वीं शताब्दी के नवीन राज्यों का हम थोड़ा परिचय देख लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे विभिन्न नवीन राज्य। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, ये परिचय, फिर विभिन्न नवीन राज्य। ठीक है, विभिन्न नवीन राज्य। और विभिन्न नवीन राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं वो हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, इसको भी दो भाग में हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक, मुगलों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से बने क्या है, राज्य। ठीक है, एक मुगलों से क्या है, मुगलों से अलग होकर बने राज्य, इसके हम बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे बारे में हम बात करेंगे अन्य राज्यों की। अन्य राज्य, ठीक है, ऐसे राज्य जो मुगलों से कोई संबंधित नहीं रखते। ठीक है, ऐसा राज्य जो मुगलों से संबंधित नहीं रखते। मुगलों से संबंधित राज्य कहने का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे वहां के कोई सूबेदार होंगे। ठीक है, मुगलों में देखने को मिलता है कि सूबा शासन व्यवस्था लाई गई थी, सूबेदार की नियुक्ति की गई थी। सूबा शासन कहने का मतलब जो प्रांत को ही हम क्या बोलते हैं, सूबा बोलते हैं। और सूबा या प्रांत में एक सूबेदार नियुक्त किया जाता था। तो जो सूबेदार है, ठीक है, जिस प्रांत का सूबेदार है, वही प्रांत क्या हो जाता है, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और उसका सूबा था, मुगलों का सूबा था। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मुगलों से संबंधित, जो है मुगलों से अलग होकर क्या बनाई गई है, जो राज्य बने हैं उससे हम क्या करते हैं, मुगलों से संबंधित राज्य करते हैं। चले, इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद, हैदराबाद के बारे में भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। मैंने क्या कहा, हैदराबाद। फिर जो देखने वाले हैं, देखेंगे हैदराबाद कर्नाटक, अवध। ठीक है, क्या है भाई साहब, अवध।
एवं चौथे नंबर में हम देखेंगे बंगाल। ये इसको हम बोल सकते हैं जनरली इसी स्थान पर मुगलों ने अपने सूबेदार नियुक्त किए गए थे, लेकिन जो सूबेदार थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, विश्वासघात किया। कहने का मतलब है उन्हीं ही लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुगलों से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ये बातें हैं। चलिए नेक्स्ट है अन्य राज्यों की बारे में हम बात करेंगे। क्या है भाई साहब, अन्य राज्य। और अन्य राज्यों में एक तो आपको देखने को मिलेगा मराठा। ठीक है, क्या है, मराठा। दूसरा हम बात करेंगे मैसूर की, बात करेंगे, मराठा है, मैसूर है, ठीक है, पंजाब है, केरल है, केरल में 4 अलग अलग राज्य थे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, रुहेलखंड है, ये सारी हम बातें करेंगे। ठीक है, चीजें। तो हम देख लेते हैं स्टार्टिंग थोड़ा परीक्षा के अंदर इनके जियोग्राफिक एरिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जियोग्राफिक एरिया अगर मैं बात करूं, चलिए, अभी जो भारत का नक्शा मैं बताने जा रहा हूं, उस भारत के नक्शे को बस भूल जाइए। आप समझिए कि ये ब्लैंक स्पेस है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। जो भारत का नक्शा आपको अब दिखाई दे रहा होगा, उसको आप क्या करिए, भूल जाइए। किसको, इसके अंदर राज्यों को भूल जाइए। ठीक है, अब सिर्फ याद रखिए कि ये जो चीजें हैं ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, मैं कुछ चीजें यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। कुछ कुछ जैसे कि ये वाला जो स्थान है, ये आपका है कौन सा स्थान, हैदराबाद का स्थान भाई। ये क्या है आपका, हैदराबाद। हैदराबाद के नीचे हम जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कर्नाटक इस समय इसी स्थान पर था। ठीक है, कर्नाटक कहाँ था भाई, इसी जो जियोग्राफिक एरिया हम देख रहे हैं, ये क्या है, जियोग्राफिक एरिया की हम बात कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी के नवीन राज्यों की जो जियोग्राफिक एरिया है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये क्या है आपका, ये हैदराबाद हो गया। ये वाला जो स्थान है वो क्या है आपका, ये है कर्नाटक। हैदराबाद की राजधानी हैदराबाद है, कर्नाटक की राजधानी आरकाट है, वो सभी हम बातें करेंगे। चलिए, ऊपर हम जाएंगे, ऊपर हम जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये लगभग ये क्या है, बंगाल। बंगाल, क्या भाई साहब, ये है बंगाल। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस तरफ हम जाएंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड, तो यहां से यहां तक आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका मराठा। ठीक है, क्या है, मराठा। इसी के नीचे आपको मैसूर देखने को मिलेगा। क्या है, इसी के नीचे क्या देखने को मिलेगा, मैसूर। ठीक है, टीपू सुल्तान वगैरह हम यहीं देखेंगे, तो एक एक करके हम बातें करेंगे। इसके नीचे अगर जाएंगे तो केरल,
ठीक है, केरल राज्य आएगा। तो जियोग्राफिकल एरिया को आप पहले समझ लेते हैं। केरल, इसके आसपास ये आपका जो है दिल्ली और आगरा है। ठीक है, दिल्ली आगरा के आसपास इधर देखेंगे तो अवध है। ये क्या है भाई साहब? अवध। ठीक है, चलिए अवध है। इस तरफ जाएंगे तो ये आपको पता है पंजाब है, पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा और यहीं पर हम बात करेंगे तो इस स्थान पर आपको मद्रास और पांडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मद्रास है और यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? हेडक्वार्टर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था भाई साहब? हेडक्वार्टर था। अब देखिए, अब थोड़ा हम कहानी समझते हैं, थोड़ा बात करते हैं इनके बारे में क्या चीजें होने वाली है। ये देखिए नवीन राज्यों के बारे में जो लोकेशन है, जो जियोग्राफिक एरिया है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ तो आपको देखने को मिलेगा कि जब परीक्षा देख रहे थे, परीक्षा, जब मुगल काल देख रहे थे, उत्तर मुगल काल। ठीक है, क्या है? उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल में ऐसे ऐसे शासक आए थे, कहने का मतलब है जितने भी जो शासक है वो शासक पूरी तरह से क्या नहीं थे? सक्षम नहीं थे राज्य को चलाने के। ठीक है, कमजोर शासक थे। शासक कैसे थे भाई साहब? कमजोर शासक थे। ठीक है, पूरी तरह से क्या है? कमजोर शासक थे, असक्षम थे। कमजोर एवं असक्षम एवं असक्षम शासक थे, जो इस राज्य को भली भांति चला नहीं पा रहे थे, कमजोर थे। उसी कमजोरियों का फायदा उठाकर, ठीक है, उसी कमजोरियों का फायदा उठाकर इनके ही कुछ लोग थे। उत्तर मुगल काल में आप देखेंगे बहुत सारे जो शासक होंगे हैं, ठीक है, वो कुछ लोगों को सूबेदार बना के भेजा जाता था। ठीक है, कहाँ पर? अपने जो सूबा है, अपने जो भी स्थान है, अपने जो सूबा है, अपना जो प्रांत है, वहां पर क्या किया जाता था? सूबेदार बना के भेज दिया जाता था। और जैसे लगता है कि उस समय मैंने कहा उत्तर मुगल काल में जो शासक थे बहुत ज्यादा कमजोर थे और उसी कमजोरिता का फायदा उठाकर, उसी कमजोरी का फायदा उठाकर क्या किया? यहाँ के खुद जो सूबेदार थे जहां पर भेजे गए थे, अभी देखेंगे। ठीक है, उन्हीं लोगों ने क्या किया? उन्हीं व्यक्तियों ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दी कि भाई साहब हम आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ नहीं है, मुगल आप अलग कर लीजिए, स्वतंत्र घोषित कर दें। क्योंकि शासक कमजोर थे, उतना शक्तिशाली नहीं था, उतना सक्षम नहीं था, तो इसका फायदा ये उठाया। बाद में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने मैप में बनाया हूं, ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो जितने भी नवीन राज्यों का उदय हुआ, चाहे वो मराठा हो, मैसूर हो, चाहे हैदराबाद हो, बंगाल हो, अवध हो, अपने आप में एक इनबिल्ट वो क्या थे? वो अपने आप में शक्तिशाली थे, शक्ति थी। अगर ऐसा होता कि सभी एक साथ मिलकर रहते, ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों पर जो है हंसी खुशी रखते, तो ये नौबत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो अंग्रेज है
वो यहाँ पर हावी होता, भारत में आपको उनका प्रभुत्व देखने को मिलता, उनकी जो राजनीतिक जो है मंशा थी वो इतनी मजबूत नहीं होती, ठीक है। और हुआ क्या था, आप आगे देखेंगे जैसे ये सब हो जाएगा उसके आगे देखेंगे, ठीक है। ये मराठा अपने अपने जो है राज्यों के विस्तार के चलते, मैसूर अपने राज्यों के विस्तार के चलते, केरल या हो, कर्नाटक हो, या हैदराबाद हो, या अवध हो, या बंगाल हो, या पंजाब हो, अपने जो राज्यों के विस्तार के चलते एक दूसरे में जो है युद्ध करना जो है कूद जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं भाई साहब, युद्ध कर रहे हैं। भारत के जो नवीन राज्यों का जो उदय हुआ वो अपने जो है आसपास वो लड़ते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने के साथ ही ये लड़ते रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इस सबका टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट कौन देख रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी। कहां पर, मद्रास पर बैठकर, और मद्रास इसका हेडक्वार्टर था, ये आप जानते हैं। यहीं से लाइव टेलीकास्ट देख रही है। और जैसे ही मुगल कमजोर होते हैं, मराठा कमजोर होते हैं, इधर हैदराबाद कमजोर होती है, यहाँ अवध, तो ऐसे ऐसे जो शासक कमजोर दिखाई देने पड़ते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके चुन चुन कर वो अपने रास्ते से हटा देते हैं। कभी बक्सर के युद्ध से रास्ते से हटा दिया जाता है, कभी प्लासी के युद्ध से, कभी पानीपत के युद्ध से, ठीक है। तो कभी इलाहाबाद की संधि से, तो कभी डलहौजी की हड़प नीति से। बहुत सारे ऐसे कारण आए जिसकी वजह से, ठीक है, जितने भी नवे राज्य हैं वो जो उदय तो हुआ था हालांकि, लेकिन लेकिन अपने सरजमी पर ये टिके नहीं रहे। मराठा थोड़े लंबे समय तक थोड़ा हल्का चीज टिके शिवाजी के कारण, ठीक है। मसूर भी टीपू सुल्तान के कारण थोड़ा देखने को मिला है। मुर्शिद खान के कारण बंगाल भी, अवध भी थोड़ा, ठीक है। तो इस टाइप के देखने को मिलता है, बहुत लंबे समय तक आपको नहीं देखने को मिला था, ठीक है। चलिए, तो ये बातें थी, ये चीजें थी किसके बारे में, ये परिचय था कि नवीन राज्यों का उदय का आखिर कारण क्या था, ठीक है। नवीन राज्यों का उदय का आखिर कारण क्या था। चलिए, तो नवीन राज्यों का उदय हो चुका है, कहने का मतलब है हम इस चीजों पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। हम इस चीजों पर क्या करेंगे भाई साहब, फोकस करेंगे। और वो कौन है, सबसे फर्स्ट मुगलों से अलग होकर बने राज्यों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और सबसे फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में है, वो है हैदराबाद के बारे में। इसके बारे में, हैदराबाद के बारे में। चलिए, तो फर्स्ट हम जो देखेंगे, हैदराबाद, ठीक है। फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो क्या है भाई साहब, वो है हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद के बारे में यहाँ से हम जो है पूरी तरह से अच्छे से विस्तृत जानकारी हम देखेंगे। चलिए, हैदराबाद के बारे में हम बात करें, थोड़ा लोकेशन को देख लेते हैं, जैसे कि हम देखे हैं, ठीक है। ये मान के चलिए, ये मैंने बताया जस्ट समझने के लिए, भारत का नक्शा, चलिए यहाँ पर है आपका क्या भाई साहब, क्या है, मुगल एम्पायर। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ ये है आपका क्या है, मुगल एम्पायर। कहने का मतलब है दिल्ली पर, दिल्ली और आगरा के आसपास, दिल्ली और आगरा पर कौन बैठा है, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, ठीक है। इनका केंद्र कहाँ है भाई साहब, दिल्ली और आगरा पर क्या है, मुगल साम्राज्य। वहीं पर इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोकेशन जो है वो क्या है, वो हैदराबाद, क्या है, ये है हैदराबाद। और हैदराबाद का जो संस्थापक है, वो संस्थापक का जो नाम है वो क्या है, उसको हम कहते हैं निजाम उल मुल्क।
हैदराबाद के संस्थापक का क्या नाम है भाई साहब? निजाम उल मुल्क, या जिसका ओरिजिनल नाम क्या है? चिनकिज़ खान। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? चिनकिज़ खान, या फिर इसको कहा जाता है चिनकिज़ खान। ठीक है, यहाँ के संस्थापक है। और कब की बात है? जब मुगल साम्राज्य में जो शासक थे, वो शासक कौन थे भाई? जो है मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीले के बारे में हम बात किए थे, बहुत ही रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। ठीक है, ये विलासिता की जीवन जीते थे, ये पूरी तरह से अपने आप में मस्त रहता था, राज्यों से कोई मतलब नहीं रहता था। और इन्हीं के समय मैंने कहा था जो है मोहम्मद शाह रंगीला के ही समय, ठीक है, जो मुगल साम्राज्य है उनका पतन बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर शासक है। क्या है? बहुत ही कमजोर शासक है, बहुत रंगीली किस्म के शासक है। इनको राज्यों के विस्तार से, राज्यों से कोई मतलब नहीं था, और जिनका फायदा और लोगों ने उठाया है, और जिनमें से एक है निजाम उल मुल्क। ठीक है, निजाम उल मुल्क के बारे में क्या कहा जाता है कि इस मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए पहले हम देख लेते हैं ये हैदराबाद कैसे आया। ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी कहानी है। ठीक है, मैं इसको पीछे ले चलता हूँ। ठीक है, ये थोड़े नेक्स्ट पन्ने में अगर हम बात करें, यदि यदि हम बात करें, ये मान के चलिए ये भारत है, और देखिए जहां पर ये मुगल एम्पायर चल रहा था, कहां पर? दिल्ली, और जो है किस स्थान पर? आगरा के स्थान पर। समझिएगा मेरी बातें, ये क्या है भाई साहब? ये दिल्ली है, और दिल्ली आगरा के स्थान, और दिल्ली आगरा के स्थान में क्या था? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में जो शासक थे, ये किस किस समय की बात कर रहा हूं? अंतिम शासक औरंगजेब के समय की बात कर रहा हूं। औरंगजेब, और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1658 से इनका समय काल 1707 में हुआ था, इनकी क्या है? मृत्यु। 1707 में क्या थे भाई साहब? इनका समय काल था। औरंगजेब के समय ये चीजें आपको देखने, जब ये थे, देखिए औरंगजेब के समय ये जो स्थान है, ये जो बड़ा स्थान है, वो क्या था? वो दक्कन का क्षेत्र था, दक्षिण भारत। ये स्थान है, कौन सा क्षेत्र है? दक्कन के क्षेत्र, इसी को हम क्या कहते हैं? दक्कन। दक्कन के क्षेत्र है, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा छोटे स्तर पर आपको क्या है? कर्नाटक का क्षेत्र। क्या है? कर्नाटक का क्षेत्र। अब देखिए क्या होगा, क्या होगा? जब औरंगजेब शासन पर थे तो बहुत अच्छे से चल रहा था, और आपको पता है औरंगजेब के समय, अंतिम समय में प्रांतों की जो संख्या है, या सूबों की, सूबे, या जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। सूबा या प्रांतों की जो संख्या है वो कितनी हो गई थी भाई? वो 21 हो गई थी लास्ट में जाते जाते, औरंगजेब के समय, जिनमें से दक्कन एक प्रांत था, कर्नाटक एक प्रांत था। ठीक है, और दक्कन, इस जो है दक्षिण के क्या कहा जाता है? इस दक्कन को दक्षिण की जो है राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन इस समय जो है दक्षिण की जो प्रांतों की राजधानी कही जाती है। अब देखिए होगा क्या, हुआ क्या था? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी कब भाई साहब? 1707 में। ठीक है, औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी सन 1707 में। और मृत्यु के बाद कोई ऐसा शासक सामने नहीं आया जो मुगल जो सरकार को, या मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से व्यवस्थित करके चला सके। जैसे बाबर ने चलाया, जैसे हुमायूं ने चलाया, जैसे अकबर ने चलाया, जैसे जहांगीर ने चलाया, जैसे शाहजहां ने चलाया, जैसे औरंगजेब ने चलाया। ऐसे कोई ऐसे शासक नहीं आए औरंगजेब के बाद।
भी इनके पुत्रों में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी पद के लिए, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो औरंगजेब के समय से ही क्या है, इनकी मृत्यु के बाद मुगल का पतन स्टार्ट हो गया था। मुगल का पतन क्या हुआ था भाई साहब, स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मुगल का पतन स्टार्ट हो गया था और इसी के चलते, इसी का फायदा उठाकर, इसी का जो फायदा उठाकर औरंगजेब, मैंने क्या कहा, इसी का फायदा उठाकर आप देखने को मिलेगा क्या होता है कि दक्कन है, दक्कन अपने आप को क्या घोषित कर लेता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है। मैंने क्या कहा, इसी के चलते, मैं यहां बना देता हूं, इसी के चलते, इसी के चलते दक्कन अपने आप को फ्री घोषित कर देता है, अपने आप को क्या बनता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। और जैसे ही दक्कन स्वतंत्र घोषित करता है, इसके और इसके स्थान पर हैदराबाद को क्या बना दिया जाता है, इस स्थान पर हैदराबाद को क्या बना देते हैं, बात को राजधानी बना दिया जाता है। तो कर्नाटक भी अपने आप को क्या कर लेता है, कर्नाटक भी अपने आप को क्या कर लेता है, स्वतंत्र हो जा कर लेता है। याद रखिए, इस समय क्या होता था, जब दक्कन के क्षेत्र से लगा हुआ कर्नाटक है, ठीक है, जो भी शासक अगर दक्कन को भेजते हैं सूबेदार बनाकर, दक्कन पर सूबेदार अपना बनाकर भेजते, तो उनका एक चार्ज लगा रहता है कर्नाटक। ठीक है, कहने का मतलब अगर दक्कन को भी देखते तो कर्नाटक को भी आपको चार्ज को देखना पड़ता था। ठीक है, वो सारी बातें हम समझ रहे हैं। ये हो गई ये स्थिति जब जो है दक्कन, ठीक है, दक्कन के उनके क्या बोलने से टूटने के बाद, वो अपने आप को स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ, वहीं के स्थान पर एक छोटा सा क्या देख सकते हैं, हैदराबाद का जो है स्थापना हुआ। और जिस हैदराबाद का जो स्थापना किया था, जो हैदराबाद की स्थापना किया था, वो किसने किया था, निजाम उल मुल्क, या जिसको कहा जाता है इतिहास में चिंकिनिस खान। इसी चिंकिनिस खान को मैंने कहा मुगल शाह, सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीला, इस मोहम्मद शाह रंगीला ने इसी निजाम को, मैं सिर्फ निजाम लिख देता हूँ आप समझ जाइए, निजाम को क्या बनाया था भाई, सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था, निजाम को सूबेदार नियुक्त किया गया था, हैदराबाद का सूबेदार। ठीक है, कहने का मतलब दक्कन का सूबेदार, तो बाद में तो हैदराबाद बनाया, सूबेदार बनाया था किसका, दक्कन का सूबेदार, दक्कन का। ठीक है, और सूबेदार सन 1722 में सूबेदार बनाया था किसका, दक्कन का। और इसी दक्कन को अपने आप को क्या कर लेता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है, और स्वतंत्र घोषित करके नवीन राज्यों का निर्माण कर लेता है। और नवीन राज्य क्या है, हैदराबाद है। और हैदराबाद का निर्माण कब कर लेते हैं, सन 1724 में। 1722 में इनको सूबेदार बना के भेजा जाता है, कहां पर भाई, ठीक है, दिल्ली से कहां पर, यहाँ पर क्या बना के भेजा जाता था, सूबेदार बना के भेजा गया था। जब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ही कमजोर शासक है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर क्या हुआ था, जो है हैदराबाद नामक नवीन राज्य का निर्माण किसने क्या द्वारा किया, निजाम उल मुल्क किया, जिसको इतिहास में चिंकिस का कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए होगा क्या, दिल्ली का जो शासक है वो नाराज हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई, दिल्ली का शासक जो है मोहम्मद शाह रंगीला, क्यों नाराज नहीं होगा, नाराज हो गया। ठीक है, भाई साहब को लगा कि ये क्या हो गया, ठीक है, मेरे ही जो लोग हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, नाराजगी दिखाई। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत रंगीला नाराज होकर, रंगीला रंगीला क्या है, नाराज होकर क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा, एक व्यक्ति को भेजा। किस लिए भेजा भाई साहब, अब दक्कन का सूबेदार तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तो दक्कन का, ठीक है, दक्कन का फिर से सूबेदार बना के एक व्यक्ति को भेजा, किस कारण से, दक्कन को सूबेदार बनाने के लिए, दक्कन का सूबेदार बनाकर। और उस व्यक्ति का जो नाम है,
उस व्यक्ति का नाम है मुबारिक खां। क्या है? मुबारिक खां। और मुबारिक खां जब आते हैं तो कहा जाता है कि ये एक्चुअल में मोहम्मद सारंगीला मुबारिक खां को, ठीक है, मुबारिक खां को ये कहा था कि देखिए अगर मिल जाए हैदराबाद तो उसको वापस ले लीजिए, ठीक है, किसी भी तरह से जो है निजाम को ठिकाने लगा दीजिए, ठीक है, आपको सूबेदार बना के भेजा जाता है। और इसी बीच मुबारिक खां वर्सेस निजाम का क्या हुआ था? युद्ध दिया था, जिसको इतिहास में किस नाम से फेमस है? सकूर खेड़ा का युद्ध। तो जो इतिहास में सकूर खेड़ा, सकूर खेड़ा का युद्ध के नाम से क्या है? फेमस है। और इस सकूर खेड़ा का जो युद्ध हुआ था सन 1724 ईस्वी को देखने को मिला था। ये जो सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ था सन 1724, क्योंकि 1724 में ही हैदराबाद का निर्माण हुआ था। और हैदराबाद का जब अलग हो गया था तो दक्कन पर एक सूबेदार चाहिए, और दक्कन के क्षेत्र में सूबेदार बना के किसको भेजा गया था? मुबारिक खां, ठीक है। और इसी के चलते यहाँ पर मैंने क्या, एक तरफ लड़ेंगे मुबारिक खां, मुबारिक खां जो दक्कन का सूबेदार बना के भेजा था, इनको क्या है? दक्कन का सूबेदार बना के भेजा था, इसके द्वारा? रंगीला द्वारा, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बहुत सारी चीजें देखे थे हम, ठीक है, क्योंकि पतन भी इसलिए बहुत तेजी से हुआ क्योंकि उस समय नादिर शाह भी भारत आए थे। ईरान का शासक नादिर शाह भारत आए थे और भारत आके तहस नहस करते थे। वैसा राज सिंहासन उठा के ले गए थे, सोने का राज सिंहासन जो शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। 30 करोड़ लगभग रुपए ले गए थे, सोना चांदी ले गए थे, हीरा जेवरात ले गए थे, घोड़ा गाड़ी ले गए थे, साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी उठा के ले गए थे। तो इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, तो वो जाहिर सी बात है वो होना संभव है। तो इसीलिए कहा जाता है मोहम्मद सारंगीला के समय मुगलों का पतन तेजी से हुआ था। साथ ही साथ अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली भी यहाँ पर क्या किए थे? उस समय आक्रमण किए थे, ठीक है। तो ये चीजें थे जिसके कारण से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कमजोरी का फायदा सभी उठाते हैं भाई साहब, ठीक है। अगर आप थोड़ा कमजोर दिखेंगे तो कमजोरी का फायदा और आपके आसपास के लोग उठाते ही हैं, ठीक है। और आप जानते हैं इस चीज को। मुबारिक खां वर्सेस निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क जिसको इतिहास में मैंने बार बार हुआ चिनकिनिज खां के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चिनकिनिज खां के नाम से। सुबेर खेड़ा का युद्ध सन 1724 में मुबारिक खां वर्सेस चिनकिनिज खान हुआ था। और इसमें आप जानते हैं किसकी विजय होगी भाई? अरे किसकी विजय होगी? विजय किसकी होगी? विजय गाथा, विजय रथ किसका निकलेगा? विजय किसकी होगी? निजाम की विजय होगी, ठीक है। किसकी विजय होगी? निजाम उल मुल्क का क्या हो जाता है? विजय यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इस युद्ध के बाद अब सोचिए स्थिति कैसी बदलती है, ठीक है, सोचिए स्थिति कैसी बदलती है। ये सकूर खेड़ा का युद्ध हो गया, इसमें मुबारिक खां पूरी तरह से क्या हो गया भाई साहब? पराजित हो गया, पूरी तरह से ये पराजित हो गए और आपका निजाम विजयी हो गया। जब कहा जाता है कि निजाम उल मुल्क को विजय प्राप्त हुई, विजय रथ पर ये सवार थे, तब कहा जाता है कि इसी निजाम उल मुल्क को क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया था? इसको दक्कन का वायसराय घोषित कर दिया। दक्कन, देखिए कहने का मतलब इस युद्ध के बाद, इस विजय के बाद इनको क्या मिला? एक प्रकार का गिफ्ट मिला। और गिफ्ट किसके द्वारा दिया गया था? गिफ्ट किसके द्वारा दिया गया था? रंगीला द्वारा दिया गया था। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा क्या किया? गिफ्ट दे दिया गया, ठीक है। और किसको दिया गया? निजाम को। और निजाम को क्या दिया भाई? एक तो पहली बातें इन्होंने ये की कि भाई साहब आप तो बहुत ही बलवान निकले, बहुत ही बुद्धिमान निकले, बहुत ही बलशाली निकले, शक्तिशाली निकले, ठीक है, शक्तिमान हो आप, वगैरह वगैरह। और इनको दक्कन का क्या बना दिया गया? दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया, ठीक है। कि दक्कन क्षेत्र का वायसराय भाई साहब रंगीला ने कहा कि निजाम
दक्कन का वायसराय आप होंगे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा दूसरा, अपनी पुत्री का भी विवाह करा दिया। अपनी पुत्री का विवाह भी निजाम से करा दिया। लो भाई, निजाम से करा दिया। अरे ये उस समय क्या होता था भाई, उस समय क्या होता था, आज के जमाने में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह जो है, कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह किस फैमिली में कैसे करती है, ठीक है। वो तो सब जानते हैं आज के दौर में कि जो लड़का अच्छा होना चाहिए, वो तो सब जानते हैं, ठीक है, परिवार अच्छा होना चाहिए। मेन अभी की स्थिति क्या है कि लड़का का जो है, लड़के का जो है परिवार जो है शिक्षित हो, साथ ही साथ लड़का कोई कमाता धमाता हो, कोई जो है बिजनेस हो, या फिर सबसे महत्वपूर्ण तो अभी की और स्थिति है, वो लड़का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, ठीक है। तब वो अपनी जो है पुत्री को, ठीक है, दूसरे के यहाँ उनके यहाँ देंगे। उस समय स्थिति कैसी थी कि उस समय स्थिति थी कि उस अपनी पुत्री का विवाह इस व्यक्ति से कराया जाएगा जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बलशाली होगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो एक नए जो है राज्यों का उदय कर एक अपने आप में एक स्टेब्लिश हो, कहने का मतलब अपने पैरों में खड़ा करके एक नए राज्य का जो है क्या करे, पूरी तरह से, ठीक है, अपने साथ लेके चले, ठीक है। एक ताकतवर एक शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्या बनाया जाता है, दामाद बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। अगर आप 100 लोगों को जो है काट देंगे उस समय, तो आपको जो है आपके साथ उनकी पुत्री को शादी करा देंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति बनती थी। चलिए वो सब, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि गिफ्ट दिया गया था किसके द्वारा, रंगीला के द्वारा, कि दक्कन का वैसा को वायसराय बना दिया और अपनी पुत्री का विवाह करा दिया, ठीक है। अब देखिए निजाम, हालांकि निजाम, एक चीज याद रखिए, निजाम हालांकि मैंने क्या कहा कि वो हैदराबाद में है और दिल्ली या आगरा पर मुगल साम्राज्य का शासक रंगीला का है, लेकिन कुछ भी होता है भाई साहब, अगर रंगीला को किसी बात की तकलीफ होती है तो बस एक कॉल लगा लेता है, किसको, निजाम को, कि भले आप हैदराबाद के क्या हो, संस्थापक हो, आप हमसे अलग हो गए हो, लेकिन हमारी और आपकी जो है चीजें पहले से जो अच्छी थी, संबंध अच्छे थे, तो आज भी रहना चाहिए। इस प्रकार से कभी भी कुछ होता है तो वो फोन लगा लेते हैं। और आपको पता होगा, और आपको पता होगा, जब हम देखे थे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय जब इस तरफ से ईरान से कौन आता है भाई साहब, ईरान से जब नादिर शाह का हमला होता है, ईरान से क्या, जब नादिर शाह का हमला होता है, तो रंगीला तो ऐसी मदमस्त से रंगीन किस्म का आदमी था, वो तो कुछ कर नहीं सकता, तो बस फोन लगाया किसको, हैदराबाद में बैठे निजाम को। निजाम कहाँ है, बस भाई साहब राज्य के विस्तार में लगा हूँ, बस आ जाइए यार, आपका इंतजार है। क्या है कि ये नादिर शाह ईरान का शासक, ईरान का जो है, इनको नेपोलियन कहा जाता है, ये जो शासक है वो क्या करती है, हमला कर रहा है। तो आप आ जाइए, देख लीजिए, मैं तो पी के पड़ा हूँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, कभी भी कुछ होता है तो एक फोन लगा लेते हैं, कॉल लगा लेते हैं, और उन्होंने क्या किया, वो फट से दौड़े चले आते हैं। और जब नादिर शाह आए थे तो इधर से ये दौड़े चले आए थे, और अवध से भी हम बात करेंगे जब अवध की टॉपिक आएगा तो, अवध से, ठीक है, सदाउद खान, ठीक है, अवध से सदाउद खान जो भी इनके अंतर्गत है, क्योंकि सदाउद खान भी इनसे अलग होकर क्या बने थे, हम जो है बात ही करें वैसे, मुगलों से अलग होकर राज्यों की बात करें तो मुगलों से ही अलग होकर जो अवध का भी निर्माण हुआ, ठीक है। सदाउद खान ने इनकी जो है स्थापना की थी। कर्नाटक का भी वही हाल है, ठीक है। चलिए बंगाल का भी वही हाल है, देखेंगे क्या कहते हैं। चलिए, ठीक है। तो हम कहाँ थे भाई, हम यहीं पर थे, कहीं नहीं गए हैं। ये कर दिया, एक चीज और,
एक्चुअली गिफ्ट ये दिया, और इनको जो है एक उपाधि भी दी गई थी, कहा जाता है एक उपाधि से नवाजा भी गया था। किसको भाई? चिंगिस खान को एक उपाधि से नवाजा गया था, आसफ जाह। आसफ जाह, आसफ जाह किस जो है उपाधि से नवाजा गया था, किसको? चिंगिस खान को। और किसके द्वारा? रंगीला द्वारा। ठीक है, रंगीला द्वारा किसने दिया था ये उपाधि? आसफ जाह की यह उपाधि किसको दिया था भाई साहब? चिंगिस खान को दिया था। ठीक है, निजाम को दिया था। कहने का एक ही है। चलिए, हो गए बातें, क्लियर है, चीजें क्लियर है भाई। चलिए, तो ये पहले नंबर की हम बातें कर चुके हैं, जो है हो गए क्लियर। हम बात करेंगे दूसरे नंबर की बातें। दूसरे नंबर में हम देखने वाले हैं कौन से? कर्नाटक। दूसरे राज्य कौन है? कर्नाटक। के पहले राज्य के जो है बारे में हम बात कर लेंगे। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? बात करेंगे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक भी वैसे स्थिति थी, और जैसे कि मैंने कहा कर्नाटक के बारे में भी मैं जो है आपको उस समय आप अगर ध्यान दिए होंगे तो जब हैदराबाद बता रहा था उसी समय मैं कर्नाटक भी बता दिया था। ठीक है, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो मैंने क्या कहा? ठीक है, ये अगर इंडिया का मैप, अरे यार, ठीक है, चलिए, ये इंडिया का मैप है। और इस समय जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका दक्कन का क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? दक्कन का क्षेत्र है। फिर से मैं उसको दोहरा देता हूँ, ये क्या है? दक्कन है, दक्कन का क्षेत्र है। और यहीं पर क्या देखने को मिलेगा? क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, क्या है भाई साहब? कर्नाटक है। अभी कर्नाटक फिलहाल इस तरफ है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक उस समय कहाँ था? इस समय यहाँ था। आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, कि सर ने कर्नाटक किस तरफ बताया, अभी तो ये था। ठीक है, 18वीं शताब्दी की भारत की बात करो, और 18वीं सदी की जो भारत है उसमें कर्नाटक आपके जो है दक्कन की तरफ को देखने को मिलेगा। ये है आपका कर्नाटक। और इसी कर्नाटक की हम बात करेंगे। जब मैंने क्या कहा? जब मुगल साम्राज्य की हम बातें करते हैं, ठीक है, फिर वही बात आएगी, मुगलों की बात करते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य की जब हम बात करेंगे तो मुगल साम्राज्य के द्वारा हम बार बार बोल रहे हैं कि दक्कन पर क्या बना के भेजा गया था? सूबेदार बना के भेजा गया था। ठीक है, दक्कन पर क्या बना के भेजा था? सूबेदार बना के भेजा था। और यही सूबेदारों ने क्या किया था? ठीक है, यही सूबेदारों ने क्या किया था कि दक्कन अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जैसे ही दक्कन स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है, अपने आप को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्योंकि मुगल साम्राज्य के जो शासक है वो पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं है, वो कमजोर शासक है। तो अपने आप को जब स्वतंत्र कर दिया दक्कन, तो कर्नाटक भी अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, कर्नाटक भी क्या हुआ? सब देखिए, एक चीज मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, मैंने क्या कहा? सूबेदार जब दक्कन पर बना के भेजा जाता था तो दक्कन से सटी जो क्या है? कर्नाटक है। तो सूबेदार तो खैर दक्कन का बना रहता है, उसका भी एक चार्ज आपको दिया जाता है कर्नाटक। ठीक है, कहने का मतलब जो दक्कन का ही सूबेदार है वो कर्नाटक का भी देखरेख करता है। ठीक है, जो दक्कन में कार्य करता है वो कर्नाटक में भी करता है। ठीक है, फिर दो अलग अलग सूबेदार बना के भेजने से अच्छा जो लगा है उसका चार्ज उनको ही दे दिया जाए। ठीक है, तो दक्कन का चार्ज कर्नाटक को ही दी। तो दक्कन ही अपने आप को जब स्वतंत्र घोषित कर लिया, स्वतंत्र हो गया, ठीक है, और दक्कन के स्थान में अलग से वहां पर जो हैदराबाद का निर्माण होता है। ठीक है, जब दक्कन अपने आप में स्वतंत्र कर दिया तो कर्नाटक भी अपने आप को क्या करेगा भाई साहब? कर्नाटक भी स्वतंत्र करेगा। और ऐसे स्थिति में जो स्वतंत्र करेगा, वैसे स्थिति में ठीक है ये फायदा उठाएगा किसने? सआदत खान, सआदत उल्ला खान, सआदत उल्लाह खान। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? सदाउत उल्ला खान क्या थे? ये क्या थे भाई साहब? संस्थापक थे। ठीक है, और इसी कर्नाटक की जो राजधानी बनाई गई, राजधानी जो बनाई गई वो कहाँ बनाई गई?
अर्काट को इसी कर्नाटक की क्या बनेंगे भाई साहब, राजधानी के रूप में, ठीक है, घोषित किया गया था। ठीक है, और आप जानते कर्नाटक क्यों फेमस है? तो देखिए, ये किसकी बलि चढ़ गया था कर्नाटक राज्य, आप देखेंगे। हम अगर हम आप अगर जानते हैं, ठीक है, जब जब कौन आए थे भाई साहब, जब अंग्रेज आए थे, ठीक है, जब फ्रांस आए थे, जब पुर्तगाली आए थे, यूरोपियन यात्री आए थे ना, तो इन्हीं फ्रांस और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसी युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से क्या है जानते हैं। जो कर्नाटक युद्ध कितने बार हुआ, 3 बार हुआ था, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, कहां पर, इसी कर्नाटक में, इसी कर्नाटक में, जहां पर प्रथम युद्ध आपको कहां देखने को मिलेगा, पृष्ठभूमि यूरोप में थी। समझ आ रहा, याद आ रहा है ना, प्रथम युद्ध का जो कारण था उसका पृष्ठभूमि यूरोप में थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के पद के कारण यूरोप में जो दो महाशक्ति अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे थे, उसका प्रभाव कहां पड़ा, भारत में पड़ा, और दोनों लड़ पड़े। ठीक है, दूसरे में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा जो युद्ध था वो इसी में हुआ था। कर्नाटक के नवाब और जो हैदराबाद के नवाब, उन दोनों के नवाब को चुनने के लिए क्या हुआ था, युद्ध लड़े गए थे। दोनों के जो नवाब है उनको चुनने के लिए युद्ध लड़े थे, उसको उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, फिर से थर्ड नंबर में भी यूरोप में जी कहानी बनती है। यूरोप में भी वही पृष्ठभूमि बनती है जो यहाँ पर आके थमता दिखाई नहीं देता, कहां पर, भारत में भी उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कर्नाटक में ही युद्ध हुए इसी कारण से, और जड़ें कहां पर थी, इसी कर्नाटक में थी। ठीक है, हालांकि कुछ जो है पृष्ठभूमि मैंने कहा यूरोप में बने थे, लेकिन जड़ जहां पर थी कर्नाटक में थी। और इसी कारण से ये जो है, ये इस युद्ध को हम आंग्ल फ्रांस युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 3 हुए थे, जिसकी चर्चा मैं अच्छे से कर चुका हूं। ठीक है, यूरोपियन यात्रियों के आगमन के 4 वीडियो आपके पास उपलब्ध है पूरा। ठीक है, और 2 वीडियो और जो है कर्नाटक युद्ध के उपलब्ध है। तो 6 वीडियो आपका जो है उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य जो अस्तित्व में इस प्रकार से आया, मुगलों का सम्राट, मुगल साम्राज्य का जो सूबेदार था, सॉरी, मुगल साम्राज्य का जो शासक है, वो दक्कन पर सूबेदार बना के भेजा जाता था, और उनका एक्स्ट्रा चार्ज कर्नाटक पर रहता था। जब दक्कन जो है स्वतंत्र हुआ और उसके स्थान पर हैदराबाद नवीन राज्य बना, ठीक है, तो हैदराबाद नवीन राज्य बना, दक्कन स्वतंत्र हुआ, तो कर्नाटक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। इधर हैदराबाद का पर निजाम उल मुल्क का जो हक बन जाता है, वो उनके संस्थापक है, और कर्नाटक का संस्थापक सदाउद्दौला खान है, अपने आप को भी स्वतंत्र कर दिया। और इसकी राजधानी क्या थी, अर्काट थी। हैदराबाद की राजधानी भी क्या है, हैदराबाद। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये 2 चीजें आप देख चुके हैं, 2 चीजें हो चुके हैं। चलिए, ठीक है, थर्ड नंबर, दूसरा नंबर हो गए। अब बात करेंगे तीसरे नंबर की बातें, थर्ड नंबर की बातें। थर्ड है अवध। ठीक है, थर्ड नंबर में कौन है भाई साहब, अवध। चलिए, अवध के बारे में जो है याद रखिए, ये है आपका जो है भारत, ये है भारत। यहाँ पर ये दिल्ली है, दिल्ली के लिए इस बार जो है आपका अवध है, इधर हैदराबाद है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। क्या है भाई साहब, ये अवध है। ठीक है, क्या है, अवध है। कहा जाता है, देखिए, कहा जाता है यहीं से, अब जो है गंगोत्री से अब जो है क्या है, गंगा नदी इधर निकली है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है।
ठीक है, क्या है ये गंगा नदी है, और गंगा नदी क्या है इस तरफ ये क्या है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और यहीं पर अवध बसा हुआ है यूपी के आसपास, अब जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अवध, इसका मतलब क्या है, जहां पर स्थिति कैसी होगी, गंगा नदी के किनारे जो चीजें बसा है, चाहे वो हम जो है किस समय की बात है, प्राचीन भारतीय इतिहास काल में हम देखे थे, बिहार के आसपास, ठीक है, बिहार के आसपास, पटना के आसपास, ठीक है, आपको वो जो क्षेत्र दिखाई देते हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र है, वो जो क्षेत्र दिखाई देते हैं, ठीक है, वो क्षेत्र आप क्या है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। उसी प्रकार का जो अवध का क्षेत्र है, वो क्या था, बहुत ही ज्यादा क्या है, उपजाऊ क्षेत्र था, उपजाऊ। और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण जो रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, रेवेन्यू मतलब पैसा कौड़ी, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण रेवेन्यू जो है हाई थी, ठीक है, रेवेन्यू क्या थी भाई, हाई थी, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। और इस तरफ आपका अगर बात करूं, इधर आपका जो है दिल्ली है, ठीक है, इस तरफ आपका जो है, अरे दिल्ली बीच में है लेकिन खैर अब समझने के लिए, इधर आपका दिल्ली है, ठीक है, देखिए गंगा नदी इधर उधर हो सकता है, उसमें वो नहीं बोल रहा, बस आपको जो समझना है, मैं दिल्ली से ऐसे नहीं बहा रहा हूं, ठीक है, ये चीजें मैंने क्या कहा, ये दिल्ली है, और दिल्ली का जो शासक बना है, ठीक है, दिल्ली के जो शासक है, वो भी क्या इस समय रंगीला थे। मैं बार बार बोल रहा रंगीला क्यों, भाई रंगीला की समय पतन स्टार्ट हो गए थे बहुत तेजी से, ठीक है, अपने आप को जितने भी जो है प्रांत है अपने आप को अलग कर रहे थे, क्योंकि रंगीला एक रंगीन किस्म का आदमी था, एक क्या व्यक्ति था, एक कमजोर व्यक्ति, ठीक है, तो जो रंगीला है उन्होंने क्या किया था, अवध के इसी जो रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो रहे थे, गंगा नदी के किनारे बसे थे, और अब जानते हैं ये अवध इसी समय जो दिल्ली मुगल के समय, मुगल का एक प्रकार का सूबा था, ठीक है, मुगल का क्या था भाई, मुगल का क्या था, एक सूबा था, एक प्रांत था, और इसी सूबा इस प्रांत का जो सूबेदार नियुक्त किया गया था, अरे सूबा है तो सूबेदार से ही चलेगा भाई साहब, प्रांत है, ठीक है, तो एक जो है सूबेदार से ये चल रहा था, और उसका जो सूबेदार था वो था सदात खान, ठीक है, दोनों में अंतर है, कर्नाटक के जो है नवाब, कहने का मतलब कर्नाटक के जो है संस्थापक, और अवध के नवाब, दोनों में क्या है फर्क है, उनके नामों में फर्क है, एक है सदा सदा सआदत खां, एक है सआदत खां, और दूसरा है क्या है भाई साहब, सरदार उल्लाह खान, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों में आप ना चाहिए। और इसी सदात खां को क्या बनाया गया था भाई, इसी अवध का क्या बनाया गया था, सूबेदार ने किया था कि भाई सब सूबेदार आप बन के चाहिए, सूबेदार क्या करिए बनिए, ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था, इसी सूबेदार ने ही अपने आप को स्वतंत्र करके अवध को एक अवध को नए राजधानी के रूप में डेवलप किया, नए राजधानी क्या किया बनाया, अवध को एक नवीन राजधानी क्या किया बनाया, डेवलप किया, ठीक है, और इन्होंने एक उपाधि ली, ठीक है, और डेवलप किसने किया था भाई, मैंने क्या कहा, सादत खान ने, और इनको एक उपाधि दी गई, उपाधि मिला था, और उपाधि है इस नाम से ये गद्दी पर बैठा था, बुरहान ए मुल्क, बुरहान उल मुल्क की उपाधि से ये क्या किया था, गद्दी पर बैठा था, ठीक है, तो ये अवध की कुछ लोकेशन और कुछ जो है कुछ बातें हैं, ठीक है, जो आपको समझना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हुई। अब थोड़ा अवध के नवाबों के बारे में चलते हैं, फिर एक एक करके नवाब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, पहले अवध के नवाबों के बारे में हम चलते हैं, ठीक है, अवध के नवाब, ठीक है,
और अवध के नवाब क्यों भाई? यहाँ के जो है संस्थापक को, यहाँ के जो है राजा को, शासक को क्या कहा जाता है? नवाब कहा जाता है। और अवध जहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अवध की जो राजधानी थी वो क्या थी? लखनऊ थी। इसलिए नवाबों का शहर किसको कहा जाता है भाई? लखनऊ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नवाब बोला जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी, अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ थी, इसलिए नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए, पहला है जो संस्थापक है सौदत खान। ठीक है, पहला जो संस्थापक है कौन सा भाई? सौदत खान। सौदत खान जिनका समय है 1722 से लेकर 1739 ईस्वी तक आपको देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे सफदर खान। ठीक है, सफर सफदरगंज, अरे अजीब नाम है भाई, क्या है भाई? 1739 से लेकर 54 तक आपको देखने को मिलेगा, 1754 तक। फिर थर्ड नंबर में आप देखेंगे सुजाउद्दौला। थर्ड नंबर में क्या है भाई साहब? सुजाउद्दौला। ठीक है, क्या है? सुजाउद्दौला, जो 1754 से लेकर 1797 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। सुजाउद्दौला के बाद जो शासक बनते हैं वो आसफ उद्दौला। ठीक है, कौन है? आसफ उद्दौला। क्या है? आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला जो सन 1775 से लेकर 1797, एक्चुअली ये 95 है, ठीक है, ये 75 है, ये 97, ये 75 है। वहीं पर पांचवें नंबर पर जो है वजीर अली। हम देखें क्या है? वजीर अली। और वजीर अली जिनका समय काल सन 1797 से लेकर 98 ईस्वी। वहीं पर छठे नंबर में हम बात करेंगे, ठीक है, आदत अली खान। आदत अली खान। ठीक है, आपको ये सारे नाम याद नहीं रखने हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा। 1798 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक। वहीं पर गजाउद्दीन, गजाउद्दीन, क्या नाम भाई? गजाउद्दीन हैदर अली। गजाउद्दीन हैदर अली खान, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, काम तो छोटा है लेकिन नाम बड़ा है। ठीक है, तो 1814 से लेकर 1827 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर देखेंगे तो नासिरुद्दीन हैदर। क्या है भाई साहब? नासिरुद्दीन क्या है? हैदर। और नासिरुद्दीन हैदर जिनका समय काल 1827 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक आपको देखने को मिलता है। वहीं पर, ठीक है, अली शाह। क्या है? वहीं पर आपको देखने को मिलेगा अली शाह। अली शाह 1837 से लेकर 1842 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं पर आपको अमजद अली शाह, ठीक है, एक और नाम आता है, ठीक है, क्या है? अमजद अली शाह। अमजद अली शाह। और अमजद अली शाह का जो कार्यकाल है 1842 से लेकर 1847 ईस्वी तक। 11वें नंबर में बात करेंगे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, अली शाह जिनका समय काल 1847 से लेकर 56, 56, ठीक है। और वाजिद अली शाह इस अवध की अंतिम नवाब थे। अवध के क्या थे भाई साहब? अंतिम नवाब थे, अंतिम नवाब थे। ठीक है, देखिए, हम आपको पूरी चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है, और हमें पूरी चीजें पढ़नी भी नहीं। हम जो बात करेंगे, पढ़ेंगे संस्थापक, तो हम पढ़ेंगे सदाउद्दौला खिलाके के बारे में, सफदरगंज के बारे में ही बात करेंगे, इनके जो भतीजे और दामाद होते हैं सदाउद्दौला के। सुजाउद्दौला की बात करेंगे, सफदरजंग के पुत्र की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आसफ दौला की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चार प्रमुख की बातें करेंगे और अंतिम में, सबसे अंतिम में
वाजिद अली शाह के बारे में बात करें। इतिहास में, ठीक है, इनसे इन लोगों से ज्यादा, इन व्यक्तियों से ज्यादा किसी और के बारे में लिखा भी नहीं गया है, न कि कहीं भी देखने को मिला है। ठीक है, तो जितनी है उतनी बातें करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए। ठीक है, वाजिद अली शाह सबसे अंतिम होते हैं, और आपको पता है ये समय क्या चल रहा है, वाजिद अली का समय 1856 में, और 1856 में चल रहा है। और 1854 में क्या होता है, अंग्रेजों ने जो है लॉर्ड डलहौजी के समय अंग्रेजों ने क्या स्थिति बनाई थी, हड़प नीति पे स्टार्ट किया था। ठीक है, हड़प नीति बनाई थी, जहां पर जिनके जिस शासक के डायरेक्ट पुत्र नहीं है, गोद लिए वाला पुत्र नहीं चलेगा। ठीक, कहने का मतलब जो जिस शासक के डायरेक्ट पुत्र नहीं है, ठीक है, उन राज्यों को हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प की जाएगी। कहने का मतलब अंग्रेजों जो राज्य उसमें संविलियन किया जाएगा। और उसी के अंतर्गत जो है 1556 में, सॉरी 1856 में ये चीजें आपको देखने को मिलती है कि अवध को भी क्या कर लिया गया था, अवध जो इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, अवध को भी क्या कर लिया था भाई साहब, वो हड़प लिया था। ठीक है, कुछ कारणों से लेकर, ठीक है, कुछ कारणों से लेकर अवध को क्या किया था, हड़प लिया था, कुप्रशासन के चलते आपको हड़प लिया था। और जिसके चलते आपको पता है, इन्हीं की पत्नी वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, आप जानते हैं बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का जो है, लखनऊ से इन्होंने क्या किया था, ठीक है, लड़े थे। बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी, और नवाब की जो सॉरी अवध की जो राजधानी थी, वो यही थी, लखनऊ। ये अवध की राजधानी लखनऊ किसके समय होती है, आसफ दौला के समय होती है। इसके पहले फैजाबाद इसकी राजधानी हुआ करती थी, आसफ दौला के समय राजधानी लखनऊ हो जाती, फिर लखनऊ ही रहता है। ठीक है, और यहीं पर आपको 1857 की क्रांति की जो चीजें देखने को मिलती है, वो बेगम हजरत महल इसी लखनऊ से लगती है, और वो जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और ये किसके कारण से लड़ती है कि अवध को प्राप्त करने के लिए कुप्रशासन की आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था, हड़प नीति के चलते अवध को हड़प लिया था। और इसी अवध के कारण बेगम हजरत महल ने क्या किया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें क्या है, चीजें अवध के नवाबों के बारे में। तो देखिए, बेसिकली अवध के नवाबों के बारे में 4-5 हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन आज की क्लास हम यहीं पर हम रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। इसके बाद जो है अवध जो है हो जाएगा अवध, और क्या है, बंगाल देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बंगाल में आपको बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बंगाल और बंगाल के नवाबों की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो वो चीजें हम कल के क्लास में हम देखेंगे, और आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। तो आज इतना ही। ठीक है, ज्यादा डोज जो है सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। ठीक है, बीमारी है, लेकिन ज्यादा डोज भी क्या है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए फिर, सेहत बनाइए अपना, अच्छे से खाइए पिए, पढ़िए लिखिए। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू।